अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी जो डिज़ीज़ आती है वो है आपकी मिनिमल चेन डिज़ीज़। मिनिमल चेन डिज़ीज़ का मतलब क्या होता है? एक तो ये पहली बात याद रखनी है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ लिपॉइड नेफ्रोसिस। लिपॉइड नेफ्रोसिस मतलब एक बड़ा पुराना सा नाम है, लेकिन इसके अंदर इसलिए आपका जो लिपॉइड है उसका रिलेशन नेफ्रोटिक के साथ है, क्योंकि आपके जब भी ट्यूबुलर सेल्स या ये डैमेज होते हैं, तो उस पोडोसाइट इंजरी की वजह से तो आपके जो लिपिड्स हैं वो भी जो सा उसके अंदर से जो सा वो निकल रहे होते हैं। ऑफन प्राइमरी आइडियोपैथिक, यानी कि इसकी जो प्राइमरी यानी पहली कॉज जो किडनी की है वो क्या होती है? आइडियोपैथिक होती है, जो उसकी रीज़न है वो अननोन होती है। बट इट इज़ ट्रिगर्ड बाय रिसेंट इन्फेक्शन, यानी कि आपको फोर आइज यानी कि आइडियोपैथिक, रिसेंट इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन और इम्यून स्टिमुलस, यानी कि आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो एक पहली बार, या आपने कोई वैक्सीन वगैरह लगवाई हो या इम्यूनाइजेशन करवाई हो, ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई जो सा वो इम्यून ट्रिगर हुआ हो, उसकी वजह से आपको मिनिमल चेन डिजीज जो होता है वो देखने को मिल सकती है। रेयरली स्कैंडिंग टू द लिम्फोमा विच इज साइटोकाइनिन मीडिएटेड डैमेज। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि पहली काज तो आपको पता चल गया ना, फोर आइज है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि किसी और वजह से, यानी कि सिस्टमिक में मतलब हमारे जिस्म के अंदर कोई और बीमारी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हॉजकिन लिम्फोमा, उसकी वजह से आपको मिनिमल चेन डिजीज जो है वो देखने को मिल रही हो। साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज का मतलब ये होता है कि आपके लिम्फोमा जो होते हैं या इम्यून सेल्स होते हैं वो कुछ सिग्नलिंग केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, यानी कि साइटोकाइंस। तो वो जो साइटोकाइंस होते हैं वो आपके पोडोसाइट्स को डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। या डायरेक्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन जो है तो वो नहीं होती, या डायरेक्ट जो से ग्लोमेरुलस जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक नहीं कर रही होती, यानी कि बल्कि जो आपकी इम्यून सिग्नलिंग जो डिस्टर्बेंस है वो पोडोसाइट्स को जाके क्या कर रहे होते हैं? इंजर कर रहे होते हैं, यानी कि आपके साइटोकाइंस जाके इंजरी कर रहे होते हैं पोडोसाइट्स की। लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन लीड्स टू रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है आपका एंटीथ्रोम्बिन एक नेचुरल जो है वो एंटीकोगुलेंट है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बने नहीं देता। लेकिन जब भी आपकी पोडोसाइट डैमेज होती है और आपके प्रोटीन्स वगैरह लीक हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो एंटीथ्रोम्बिन है वो भी आपका पोडोसाइट डैमेज होने की वजह से क्या होता है? रिलीज हो रहा होता है। अब एक आपकी बॉडी के अंदर से नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोटीन निकल रहा है, तो साफ सी बात है आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसको सबसे पहला इफेक्ट होता है वो क्या होता है? आपका रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसकी वजह से किडनी की जो वेन्स होती हैं उनके अंदर क्लॉट बनना जो होता है वो आपकी जो किडनी है उसमें क्लॉट बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आपकी जो रीनल वेन है उसकी थ्रोम्बोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। लाइट माइक्रोस्कोपिक नॉर्मली ग्लोमेरुलाई लिपिड में सीन इन पीटी सेल, यानी कि आपके आम माइक्रोस्कोप के ऊपर जो बिल्कुल नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप होता है उसके ऊपर जो ग्लोमेरुलस है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्डिनरी आपको एक जो लिपिड है वो आपको उसकी जो डिपोजिशन है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जब आपको प्रोटीन्स वगैरह फिल्टर हो रहे होते हैं पोडोसाइट डैमेज होने की वजह से, तो लिपिड भी आपके जो ट्यूबुलर सेल्स है वो हैंडल नहीं कर पा रही होती, एटलीस्ट तो प्रोटीन और लिपिड्स आपकी हैंडल कर रही होती है ना आपकी जो फिल्ट्रेशन है आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन इसके अंदर भी आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आपकी प्रोटीन्स और लिपिड्स कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, तो इसकी वजह से प्रोटीन के साथ साथ हमें लिपिड भी देखने को मिल रहा होता है। तो इसलिए आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस इसके अंदर जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव है तो क्यों? क्योंकि जो मिनिमल चेन डिजीज है उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हमें देखने को नहीं मिल रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स है तो आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा? ग्रैनुलर, ठीक है। और अगर आपको एंटीबॉडीज़ वगैरह मिल रही हैं, एंटीबॉडीज़ या एंटी GBM, एंटी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? लीनियर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फूड प्रोसेस, यानी कि एक नॉर्मली जो पोडोसाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे से होते हैं, लेकिन जब वो अफेक्ट होते हैं तो उसके जो है वो क्या हो जाते हैं? एक तो इरेगुलर हो जाते हैं, लीनियर हो जाती हैं, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? फ्लैट हो जाती हैं, फ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका जो है वो फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एल्बुमिन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, लिपिड लीक होना स्टार्ट होता है, और उसको क्या हो जाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वेन एवर मिनिमल चेन डिजीज़ का जिक्र है और पेशेंट को एक सीनेरियो दिया गया हो कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसको क्या हुआ है? निफ्रोटिक सिंड्रोम, निफ्रोटिक मतलब प्रोटीन यूरिया वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, प्लस उसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो नॉर्मल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इट्स अ मिनिमल चेन डिजीज़, बिकॉज मिनिमल चेन डिजीज़ यानी कि छोटी डिजीज़ आपके छोटे बच्चों के अंदर ही होती है, चाइल्ड के अंदर हो रही होती है। क्लियर? अच्छा जी, फिर वो कहता है फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इट कैन बी प्राइमरी आइडियोपैथिक, मतलब उसकी रीज़न जो होती है वो अननोन होती है, उसकी जो काज है वो एक्जैक्टली क्लियर नहीं होती। सेकेंडरी HIV इन्फेक्शन है, सिकल सेल डिजीज़ है, ओबेसिटी है और कंजेंटल मालफॉर्मेशंस हैं, यानी कि सेकेंडरी काजेज़ के अंदर आपका HIV इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है ना, और सिकल सेल डिजीज़ है, ओबेसिटी है। लेकिन इन सब में से जो कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब में आपकी जो ग्लोमेरुलस है उसके ऊपर क्या पड़ रहा होता है? एक स्ट्रेस पड़ रहा होता है, यानी क्रोनिकली बीमारी जो है वो चल रही होती है,
ठीक है। उसकी वजह से आपकी हाइपर जो फिल्ट्रेशन है वो हो रही होती है, आपकी जो इंजरी है वो प्रॉपरली जो लॉन्ग टाइम से जो है वो चल रही होती है, ठीक है ना, विच में प्रोग्रेस टू द CKD जो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी करवा सकता है। अब ओबेसिटी की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि सारी बात है अब भैया आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, लिपिड जो होते हैं वो आपके जो वो हैंडल आउट करने होते हैं बॉडी ने, तो इस वजह से उसके अंदर स्लोली आपकी जो ग्लोमेरुलर है उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो पड़ता चला जाता है। फिर वो कहता है मोर कॉमन इन ब्लैक पीपल। अब सारी बात है जब CKD होती है, जब क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, उसकी वजह से ये मोस्ट कॉमनली स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव होती हैं, ठीक है। तो स्टीरॉयड हम हमारे यहाँ भी जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या वार्ड के अंदर, तो हम उन्हें स्टीरॉयड देते हैं विच इज़ अ बेटर प्रोग्नोसिस, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द फोकल सेगमेंटल मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर हम स्टीरॉयड देते हैं, इसके अंदर हम स्टीरॉयड देते हैं जो कि अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर हम जब स्टीरॉयड देते हैं फोकल सेगमेंटल के अंदर तो वो क्या हो जाता है, वर्स हो जाता है और CKD का रिस्क होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको सब पता है आपको स्टीरॉयड ने आपके किडनी से ही वॉश आउट होना होता है। मोर कॉमन इन ब्लैक पीपल का मतलब यह है कि आपके जो एपिडेमोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो आपके जो ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन लोग हैं, उनके अंदर जो होता है वो चीज़ें देखी जाती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर वो कहता है सेगमेंटल स्क्लेरोसिस एंड हायालिनोसिस। फोकल का मतलब क्या है कि आपकी कुछ ग्लोमेरुलाई जो होता है वो इन्फेक्टेड हुए हैं। सेगमेंटल का मतलब क्या है कि जो आपकी अफेक्टेड ग्लोमेरुलस है उसका कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट आपको नज़र आ रहा हो। तो सेगमेंटल स्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है कि कुछ हिस्सा आपका ग्लोमेरुलस का आपको क्या शो कर रहा हो, स्कारिंग वगैरह शो कर रहा हो। हाइलिनोसिस का क्या मतलब होता है यार, एक मिनट, हाइलिनोसिस का मतलब ये होता है कि पिंकी क्या हो गया, अच्छा हाँ, पिंकी ग्लासी प्रोटीनेशियस मटेरियल, यानी कि पिंकी कलर्ड। हाइलिनोसिस का क्या मतलब होता है कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको जो पैथोलॉजिकल स्कारिंग के साथ साथ आपको पिंकी ग्लासी प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है वो देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि आपको प्रोटीन ही निकल रहे हैं लेकिन वो किस तरह शो हो रहे होते हैं आपको पिंकी किस्म के। मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल होती है, ग्लोमेरुलाई आपकी क्या होते हैं, नॉर्मल होती हैं, बस उसके अंदर अफेसमेंट होती है। फोकल सेगमेंटल यानी कि फोकल मतलब एक जगह, यानी कि ये एक किडनी है, इसकी ये एक जगह है, इसके कुछ सेगमेंट्स। फोकल सेगमेंटल यानी फोकल एक जगह, उसके कुछ सेगमेंट्स, उसके ऊपर आपको स्कारिंग वगैरह नज़र आ रही है। क्लियर हो गया। फिर वो कहता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर ऑफन नेगेटिव बट मे पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक फोकल डिपॉजिट ऑफ IgM C3 एंड C1, यानी कि फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस जो होता है वो क्लासिकली आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ नहीं होती, बट इट मे बी पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक फोकल डिपॉजिट, यानी कभी कभी जो स्कार्ड एरियाज होते हैं उसके अंदर आपके IgM C3 C1 ट्रैप हो जाते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वो आके खुद लग नहीं रहा है या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, तो ये IgM C3 C1 ट्रैप हो जाते हैं उस जगह के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपकी जो डिजीज़ है उसका प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं होता बल्कि नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग होती है, ठीक है। तो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो नॉर्मल नज़र आ रही होती है, नेगेटिव नज़र आती है, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है एज इट इज़, जैसे मिनिमल चेन डिजीज़ होती है, लेकिन फिर भी हमें अगर कहीं ना कहीं IgM C3 C1 नज़र आए रिलेटेड टू दिस डिजीज़ कि उसको हमें स्क्लेरोसिस या पिंकिश आपको अपीयरेंस नज़र आ रही है, प्रोटीन जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी सेम वही असेसमेंट जो है वो नज़र आ रही होती है। फिर आ जाता है आपका मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज आल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि डिजीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो या कैपिलरी वॉल है वो थिक होती है ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स, also called as membranous glomerulonephritis, can be primary to antibodies to phospholipase A2 receptors or secondary to drugs NSAID, penicillin or any infections including to काला पीला यरकान हो जाना, सिफिलिस हो जाना या SLE और सॉलिड ट्यूमर्स। कहने का मतलब यह है कि प्राइमरली जो होता है वो आपकी जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है उसके अंदर आपकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या बनती होती हैं, अगेंस्ट बन रही होती हैं, किसके, फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स के, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर क्या हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, एग्जाम क्लू क्या है, एग्जाम इंपॉर्टेंट वो क्या है, पार्ट क्या है, तो आपने बताना होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपके फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। डिजीज़ 2 यानी कि सेकेंडरी के अंदर दूसरी चीज़ें सेकेंडरी तौर पे आपको अफेक्ट कर रही होती हैं आपके, विच इज़ NSAID, पेनिसिलिन, इन्फेक्शंस, ऑटोम्यून या कोई ना कोई मैलिग्नेंसी वगैरह हो रही हो, ठीक है। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस है, अगर मेम्ब्रेनस आ रहा है तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि इट इज़ प्राइमरी के अंदर आपने फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स को जो है याद रखना है कि एंटीबॉडीज उसके अंदर बन रही है प्राइमरी, और सेकेंडरी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन बन रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, DVT, रीनल वेन और थ्रोम्बोसिस, साफ सी बात है
आपका जब प्रोटीन लॉस हो रहा होता है तो उसके इंपॉर्टेंट ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो भी यूरिन के अंदर जा रहे होते हैं, विच में लीड्स टू द हाइपरकोगुलेबल स्टेट, वो मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट वो कहता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको डिफ्यूज कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलस थिकनिंग जो होता है वो मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुला है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, इंक्लूडिंग आपके कैपिलरी और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो सब एंड एपिथेलियम इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको क्या बना रही होती है, थिक बना रही होती है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स आ गया तो क्या आ गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। क्लियर। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको जो है वो स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस जो होता है वो देखने को मिल रही होती है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट। अब ये आपको पहले ऊपर आपने असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स पढ़ ली ना, मिनिमल चेंजेस के में और एफएसजीएस के अंदर, लेकिन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर आपको अगर कहीं मिले स्पाइक एंड डोम, डोम का मतलब क्या होता है कि इम्यून का क्या होना, डिपॉजिट होना, और स्पाइक का क्या मतलब होता है कि ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की जो दरमियान में जो है वो प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पाइक एंड डोम यानी कि ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन डिपॉजिट्स के दरमियान जो प्रोजेक्शन है ना वो बना रही होती है। तो प्रोजेक्शन के साथ साथ आपकी क्या हो रही हो, आपकी जो इम्यून है वो क्या हो रही हो, डिपॉजिट हो रही हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें क्या नजर आ रही होती है, सब एंडोथेलियम डिपॉजिट्स नजर आ रही होती है, विच इज सीन ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। अमाइलॉइडोसिस का क्या मतलब होता है कि किडनी इज द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन, यानी कि एमोलॉइड डिपोजिशन जो होती है सबसे ज़्यादा आपकी किडनी के ऊपर हो रही होती है, कि मल्टीपल ऑर्गन्स में से आपका किडनी जो होता है वो कॉमन ऑर्गन होता है जिसके ऊपर आपकी एमोलॉइड जो होता है वो डैमेज हो रहा होता है, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद क्रोनिक कंडीशन दैट प्रेडिस्पोज टू एमोलॉइड डिपोजिशन, फॉर एग्जांपल ए एमोलॉइड प्रोलॉन्ग डायलिसिस। एल एमोलॉइड क्या होती है, यानी कि जो आपकी एमोलॉइड की डिपोजिशन है वो यूजली क्या होती है, क्रोनिक है, ऐसे डिपोजिशन होती रहती है। एल एमोलॉइड क्या होती है, विच इज़ लाइट चेन एमोलॉइड, लाइट चेन एमोलॉइड। आई थिंक ये रिलेट करी होती है प्लाज्मा डिसऑर्डर्स के साथ। ए एमोलॉइड जो होती है वो क्रोनिकली होती हैं। ए एल क्या होती हैं, अक्यूट होती हैं, और जो ए एमोलॉइड होती हैं वो होती है क्रोनिकली इन्फ्लामेटरी स्टेट होती है। एंड प्रोलॉन्ग डायलिसिस का मतलब होता है कि कुछ जो सी एमोलॉइड रिलेटेड डिपोजिशन स्टेट से जो होता है वो एसोसिएट कर रही होती है, यानी कि एमोलॉइड जो होता है वो किडनी के अंदर सेकेंडरी सिस्टमिक प्रोसेस की वजह से जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है, आइदर ए एमोलॉइड यानी क्रोनिकली किसी वजह से, या प्रोलॉन्ग डायलिसिस की वजह से एमोलॉइड की जो है डिपोजिशन हो रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ कोंगो रेड स्टेन शोज एप्पल ग्रीन बाई फ्रिंजेस अंडर पोलराइज्ड रेड ड्यू टू एमोलॉइड डिपोजिशन इन द मेसेंजर। वो कहता है कोंगो जो रेड स्टेन है वो एक स्पेशल स्टेन होता है एमोलॉइड के लिए, जिसके अंदर हमें जो एप्पल ग्रीन ब्रिफ्रेंजिस का मतलब ये होता है कि पोलराइज जब हम लाइट डालते हैं ना तो उसके अंदर हमें एक स्पेशल एक चमकता हुआ एक पैटर्न नजर आता है जिसे हम कहते हैं एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजिस। और कहाँ पे होता है, मेसेंजियम के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलस के सेंट्रल सपोर्ट एरिया जो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, विच इज़ मेसेंजियम, तो वहाँ पे हमें नजर आ रहा होता है। सो कोंगो रेड प्लस एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजिस प्लस ऑन मेसेंजियम इज इक्वल टू एमाइलोइडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर जो एल एमाइलोइडोसिस है मे बी पॉजिटिव फॉर लैम्डा और कापालाइट चेंज, और ए एमाइलोइडोसिस जो है वो पॉजिटिव होता है ए प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जो एल एमाइलोइड्स हैं वो प्लाज्मा डिसऑर्डर्स की वजह से होती है, यानी कि सेकेंडरी कोई काज है ना, तो प्लाज्मा डिसऑर्डर्स की वजह से जो हो रही होती हैं। और इसके अंदर जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है उसके अंदर आपको जो एमाइलॉइड्स की जो आइडेंटिटी होती है वो हेल्प आउट करने की मुझको मिल जाती है कि इसके अंदर क्या हो रही है, आपको जो एल एमाइलोइडोसिस है उसके अंदर आपकी जो प्लाज्मा डिसऑर्डर है वो बैकग्राउंड के अंदर जो है वो लिंक करता नजर आ रहा होता है। लैम्डा एंड कापा का मतलब ये होता है कि ये इम्यूनोग्लोबुलेंस की लाइट चेंज होती हैं। लैम्डा एंड कापा लाइट ये इम्यूनोग्लोबुलेंस की लाइट चेंज होती हैं, ठीक है। तो हमें ए एल एमोलाइड्स की जो को जो है वो प्लाज्मा डिसऑर्डर बैकग्राउंड से जो है वो लिंक करता है, और ए एमोलाइड जो होता है वो आपको आइडेंटिटी कर सकता है, स्पोर्टिव टेस्टिंग जो होता है वो प्रोवाइड कर सकता है इन केस ऑफ प्रोटीन डिटेक्शन, ठीक है। सो पॉजिटिव फॉर ए प्रोटीन मतलब प्रोटीन के लिए, और एमोलाइडोसिस इज टू डिटेक्ट द प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। मेसेंजर एक्सपेंशन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें क्या नजर आ रहा होता है, मेसेंजर एक्सपेंशन बाय एमोलॉइड फिब्रिल्स, धागे जैसी बिल्कुल ऐसे धागे जैसी एबनॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मेसेंजियम है वो एबनॉर्मल प्रोटीन की जो है वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, और एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से उसकी एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप इनकी पैथोलॉजी को बड़ा डीपली आप लर्न नहीं कर सकते, आपको दोबारा जो है वो याद करना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो नोट्स के अंदर क्लूज लिखे हुए हैं ना रिलेटेड टू डिजीज़, आपने वही याद रखने हैं। यानी कि एमाइलोइडोसिस के अंदर जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, एक तो किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, वही मैंने आपको बताया कि लाइट चेन के ऊपर एमाइलॉइड कोंगो रेड स्टेन एंड एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेस एमोलॉइड की डिपोजिशन हमें नजर आ रही होती है। एल एमोलॉइड्स आपको शो कर रहा होता है लैम्डा एंड कैपालाइट विच शोज द रीनल सेल डिसऑर्डर्स। ए एमोलॉइड शोज द प्रोटीन स्पोर्ट या प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स, एंड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज द एमोलॉइड फिब्रिल्स,
ठीक है। और किस वजह से होती है? सेकेंडरी कोई भी बीमारी हो रही है उसकी वजह से एमाइलॉइड की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? कहीं और मसला चल रहा है लेकिन एमाइलॉइड की डिपोजिशन वो किडनी के अंदर स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट वन इज डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज इन यूनाइटेड स्टेट। हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि जब भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो मेन जो पैथोजेनेसिस है वो आपकी क्या है? नेफ्रोपैथी की हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि क्रोनिकली आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, विच में लीड्स टू द नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो प्रोटीन को एबनॉर्मल तरीके से क्या कर रहा होता है? मॉडिफाई कर रहा होता है। लीड्स टू द मेसेंजियल एक्सपेंशन, आपकी जो मेसेंजियल है, मेसेंजियम है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल, वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको थिकनिंग जो सा नजर आ रही होती है और आपकी परमेलिटी जो सा होता है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि क्राउडेड अपीयरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो सेल्स होते हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। परमेलिटी का क्या मतलब होता है? कि वो फिल्टर या ज़्यादा जो सा वो लीकी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिन के अंदर आपके एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जो होता है वो नजर आ रहे होते हैं। हाइपर इन्फिल्ट्रेशन या हाइपर इन्फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज जीएफआर लीड्स टू द ग्लोमेरुलस हाइपरट्रॉफी, यानी कि अर्ली डायबिटीज़ के अंदर आपकी जो किडनी है वो हाइपर फिल्टर जो है वो कर सकती है, यानी कि अर्ली डायबिटीज़ के अंदर आपकी जो किडनी है वो हाइपर फिल्ट्रेट कर सकती है, जिसकी वजह से जो जीएफआर है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, यानी कि जीएफआर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। जब जीएफआर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको ग्लोमेरुलस हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही होती है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस का साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है। उसी की वजह से आपको ग्लोमेरुलस का अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। एंड ग्लोमेरुलस स्कारिंग विच इज़ ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस, क्रोनिक प्रेशर या डैमेज की वजह से, बार बार डैमेज की वजह से या प्रीवियसली डैमेज की वजह से आपको क्या नजर आ रही है? स्क्लेरोसिस, विच में लीड्स टू द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ नेफ्रोपैथी, विच इज़ यानी कि पहले इन्फिल्ट्रेशन, फिर क्रोनिक स्कारिंग और फिर उसके बाद नेफ्रोपैथिक जो है वो प्रोग्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लुक फॉर एल्बुमिन यूरिया विद इंक्रीज यूरिन एल्बुमिन टू करेक्ट रेशो या एस इनहिबिटर्स एंड ARBs आर नॉन प्रोटेक्टिव। पहले आपने क्या देखनी है? एल्बुमिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो आपने सबसे पहले अर्ली ऑन यूरिन में आपको एल्बुमिन चेक करना है, ठीक है ना। तो जो स्क्रीनिंग के लिए क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस इनहिबिटर्स और ARBs जो होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर है उनको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब वो कम कर देते हैं तो प्रोटीन यूरिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एंड जो प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की वो क्या कर जाती है? कंट्रोल कर जाती है, ठीक है ना। रीनो प्रोटेक्टिव होती है, तो इसलिए हम जो है वो एस इनहिबिटर्स और क्या दे रहे होते हैं? RBs दे रहे होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर वो कहता है मेसेंजर एक्सपेंशन, ग्लोमेरुलस मेसेंजर की एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज जो मेसेंजियम होती है वो बार बार जो होता है उसके अंदर आपकी हाइपर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से मेसेंजर की एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेसेंजर जो होता है वो फैल जाता है, उसकी वजह से GBS की थिकनिंग होना स्टार्ट होती है। इसके अलावा एसिनोफिलिक नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ कैमल स्टील विल्सन्स लीजन्स, यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर जो क्लासिक नोड्यूल्स होते हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैमल स्टील विल्सन्स डिजीज़। एसिनोफिलिक नोडुलर ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि आपको पिंक स्टेनिंग नोड्यूल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर आपके पास MCQs में आता है कि हमें पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको किडनी के मसले हैं, उसका प्रोटीन लीक हो रहा है, एल्बुमिन लीक हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें कैमल विल्सन नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, विच इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर वो कहता है नॉन स्पेसिफिक स्टेनिंग यूजुअली नेगेटिव, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर हमें किसी किस्म की भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, ना ग्रैनुलर ना ही लीनियर। फिर उसके बाद वो कहता है प्रोमिनेंट थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन विद एक्सपेंडेड मेसेंजियम, वही बात है कि आपका जो मेसेंजियम होता है, जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, विच इंक्रीज द मेसेंजियल मैट्रिक्स, आपके जो स्पोर्ट टिश्यूज होते हैं वो भी आपके ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रीडोमिनेट ड्यू टू इंक्रीज मेसेंजर कॉम्प्लेक्स एंड सेगमेंटल पोडोसाइट अफेसमेंट। उसकी वजह से आपके जो स्पोर्ट टिश्यूज हैं वो जब ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में आपके जो पोडोसाइट्स होते हैं वो भी सम एरियाज़ में आ सकते हैं, ठीक है ना, उसके अफेसमेंट भी जो होता है वो हो सकती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि क्रोनिकली अगर आपका स्ट्रक्चर है उसकी रिमॉडलिंग होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन यूरिया जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव डिजीज विच इज़ एस इनहिबिटर्स एंड ARBs, जो आपकी फिल्ट्रेशन है या इन चीज़ें उनको क्या कर रहे होते हैं? कम कर रहे होते हैं। मिनिमल चेन डिजीज़ मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, मिनिमल चेन डिजीज़ चाइल्ड के अंदर होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर यहाँ से मैं पढ़ाता जाता हूँ। लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है, लाइट माइक्रोस्कोपी आपके के अंदर जो है वो नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको फूड प्रोसेस नज़र आ रहा होता है, और स्टीरॉयड में जो है स्टीरॉयड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, फोकल सेगमेंटल नेक्रोसिस, इसके अंदर आपका एक किडनी का एक हिस्सा और उसके कुछ हिस्सों के ऊपर सेगमेंट्स के ऊपर स्कार्स नज़र आ रहे होते हैं। रिलेट कर रहा होता है कोई दूसरी बीमारी जैसे HIV, ओबेसिटी, मोस्ट कॉमन या सिकल सेल डिजीज़। मोस्टली जो सा होता है वो आपको सेगमेंटल स्क्लेरोसिस या हेलिनोसिस नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि आपको पिंकिश जो सा होता है वो कलर जो सा होता है वो प्रोटीन जो होता है वो नज़र आ रहे होते हैं उनकी। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फूड प्रोसेस नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर जो CKD है उसका रिस्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर आ जाती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसके अंदर हमें एंटी फॉस्फेट लाइपेज
A2 रिसेप्टर जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ग्रैनुलर जो होता है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर ग्रैनुलर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना, ग्रैनुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर कि इसके अंदर थ्रोम्बोसिस का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ एंटीथ्रोम्बिन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, और इसके अंदर स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस जो है वो नज़र आ रही होती है। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको इस डिजीज़ को याद करने में मदद देगी। एमाइलोइडोसिस है उसके अंदर हमें वही कोंगो रेड और बीफी जो है वो अपीयरेंस जो है वो नज़र आ रही होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की वजह से होती है, और इसके अंदर हमें नोड्यूल जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अल्बुमिनुरिया और ACI और RBS जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं। क्लियर? ये आप